नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर विधानसभा चुनाव की मतगणना कल। यूक्रेन के सुमे में फंसे सभी भारतीय विद्यार्थियों को सुरक्षित निकाला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन की मौजूदा स्थिति पर नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री से टेलीफोन पर बातचीत की। देश से नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 27 मार्च से फिर शुरू होंगी। भारत, बांग्लादेश और नेपाल ने मोटर वाहन संधि लागू करने के समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दिया। लद्दाख विद्यालय शिक्षा विभाग CBSE से संबद्ध हुआ। देश में कोविड टीकाकरण अभियान में अब तक 179 करोड़ 31 लाख टीके लगाए गए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपना रुख बदलते हुए कोविड बूस्टर डोज की सिफारिश की। और PV सिंधु, किदाम्बी श्रीकांत, साइना नेहवाल और लक्ष्य सेन बर्लिन में जर्मन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंचे। समाचार प्रभात में मनोज के साथ मैं विमलेंदु पांडे। श्रोताओं से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। ये क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में प्रसारित होगा। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। कल अमृत महोत्सव क्विज का प्रश्न था, उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जिन्होंने अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा लागू किए जाने के विरोध में 12 वर्ष की उम्र में स्कूल छोड़ दिया था और बाद में आंध्र प्रदेश के राजामुंदरी में बालिका हिंदी पाठशाला की शुरुआत की थी। सही उत्तर है स्वाधीनता सेनानी, अधिवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता दुर्गाबाई देशमुख। प्रमुख समाज सुधारक दुर्गाबाई देशमुख ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी के नेतृत्व में चलाए गए नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया। उन्होंने आंदोलन में महिला सत्याग्रहियों को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आकाशवाणी समाचार को दुनिया भर के श्रोताओं से इस प्रश्न का उत्तर मिला और क्विज के भाग्यशाली विजेता हैं गुजरात में आणंद के प्रजापति सुनील कुमार धर्मेंद्र भाई। नमस्कार, मेरा नाम सुनील कुमार प्रजापति है। मैं एक विद्यार्थी हूँ। मैं आनंद गुजरात का निवासी हूँ, जो लोखंडी पुरुष सरदार पटेल की जन्मभूमि और कर्मभूमि है। मैं पिछले 2 सालों से आकाशवाणी समाचार हर रोज सुनता आ रहा हूँ। हाल ही में चल रहे आजादी का अमृत महोत्सव क्विज में मैं विजेता बना, इससे मुझे बहुत खुशी है। अमृत महोत्सव क्विज के प्रश्न बड़े ज्ञानवर्धक होते हैं। इन प्रश्नों के उत्तरों को खोजते हुए हमें ऐसे भी वीरों की जानकारी मिलती है जिनका आजादी की लड़ाई में बड़ा योगदान था, लेकिन कहीं जिक्र नहीं हो पाया। अमृत महोत्सव क्विज का अगला प्रश्न सोमवार 14 मार्च को श्रोताओं के साथ साझा किया जाएगा। श्रोताओं से आग्रह है कि वे आकाशवाणी के साथ अमृत महोत्सव क्विज में शामिल होकर स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के समारोह में शामिल हों। अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर विधानसभा चुनाव की मतगणना कल होगी। 5 राज्यों में वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग अपनी वेबसाइट और ऐप पर सुबह 8 बजे से ही रुझान जारी करना शुरू कर देगा। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटों के लिए 10 फरवरी से 7 मार्च तक 7 चरणों में मतदान हुआ। अधिकांश मतदान बाद सर्वेक्षण एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी के बहुमत के साथ फिर से सत्ता में आने का अनुमान व्यक्त किया गया है। उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटों के लिए एक ही चरण में 14 फरवरी को मतदान हुआ था।
विभिन्न एग्जिट पोल में कांटे के मुकाबले का अनुमान व्यक्त किया गया है। पंजाब में 117 सीटों के लिए एक ही चरण में 20 फरवरी को वोट डाले गए थे। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस करुणा राजू ने बताया कि सुचारू रूप से मतगणना के लिए सभी सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। पंजाब में कल गिनती शुरू हो जाएगी। माननीय इलेक्शन कमीशन ने 8 बजे टाइम मुकर्रर किया है। 117 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से सभी जगह काउंटिंग शुरू होगी। सभी जगह सुरक्षा इंतजाम किया गया है। कमीशन की गाइडलाइंस है कि मीडिया सेंटर्स बना हुआ है और जितना भी काउंटिंग होती है राउंड वाइज डिटेल्स हमारे एक एनकोर एप्लीकेशन है उसमें हम भरना है। उसमें भरने के बाद फिर एंटायर वेबसाइट्स में आ जाएगा हमारे इलेक्शन कमीशन का भी और हमारे सीईओ दफ्तर में और वाटर हेल्पलाइन में भी अवेलेबल रहेगा। गोवा में 40 सदस्यीय विधानसभा के लिए 14 फरवरी को एक ही चरण में मतदान हुआ था। गोवा के मुख्य चुनाव अधिकारी कुणाल ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होगी और सुबह 11 बजे तक परिणाम घोषित हो जाने की संभावना है। गोवा में कुल मिलाकर 40 विधानसभा क्षेत्र हैं जो कि 2 जिलों में विभाजित हैं। तो हमने दोनों जिलों में एक एक सेंटर बनाया है। जो उत्तरी जिला है उसमें 19 विधानसभा क्षेत्र हैं और जो दक्षिणी जिला है उसमें 21 विधानसभा क्षेत्र हैं। तो सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक साथ 8 बजे मतगणना शुरू होगी और हमारा प्लान है कि 3.5 से 4 घंटे में पूरा का पूरा समाप्त हो जाए। इसमें सबसे पहले हम सर्विस वोटर्स का वोट जो कि ETPBS के द्वारा आता है उसको शुरू करेंगे। उसके बाद से जो एब्सेंटी वोटर इस बार माननीय चुनाव आयोग ने एक नई पहल ली थी दिव्यांग मतदाताओं और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए, उसकी मतगणना होगी। फिर जो हमारे पोलिंग ड्यूटी के स्टाफ होते हैं उनकी मतगणना होगी और उसी के पैरेलल आधे घंटे बाद 8:30 बजे से EVM की मतगणना शुरू होगी। मणिपुर में भी मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है। अधिकांश एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी की जीत का अनुमान व्यक्त किया गया है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में मणिपुर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजेश अग्रवाल ने बताया कि सुचारू रूप से मतगणना के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। मणिपुर में वोटों की गिनती 8 बजे सुबह शुरू होगी। पोस्टल बैलेट से ये शुरुआत और 8:30 बजे से EVMs की काउंटिंग शुरू होगी। टोटल 41 काउंटिंग सेंटर्स में वोटों की गिनती की जाएगी। इसलिए 41 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज का रिजल्ट हम लोग को अंदाज है कि 1 बजे तक आ जाएगा और बाकी 19 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज का रिजल्ट शाम को 6 बजे तक आ पाएगा। सभी उम्मीदवार अपने काउंटिंग एजेंट को नियुक्त करेंगे जो कि हर टेबल पे उनके काउंटिंग एजेंट रहेंगे जो कि काउंटिंग को देख पाएंगे। उम्मीदवार और उनके इलेक्शन एजेंट काउंटिंग प्रीमिसेस में आ सकते हैं। जो भी उम्मीदवार सिलेक्ट होता है वो अपने 2 रिप्रेजेंटेटिव के साथ आकर रिटर्निंग सर्टिफिकेट ले सकता है। विक्ट्री प्रोसेशन पे अभी कोविड के कारण इलेक्शन कमीशन ने बैन रखा है और मेरा अनुरोध होगा सभी उम्मीदवारों से, पॉलिटिकल पार्टी से, कि विक्ट्री प्रोसेशन को न निकालें। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पंचायत और नगर पालिका चुनाव की मतगणना कल पूरी हो गई। पोर्ट ब्लेयर नगर पालिका परिषद में दोनों प्रमुख दल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस स्पष्ट बहुमत हासिल नहीं कर सके। कुल 24 वार्डों में से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने 10-10 सीटें जीती। तेलुगु देशम पार्टी 2 सीटों पर विजयी रही। कांग्रेस ने DMK के साथ 5 सीटों पर गठबंधन किया था। कांग्रेस DMK गठबंधन ने कुल 11 सीटों पर जीत हासिल की। एक निर्दलीय महिला उम्मीदवार विजयी रही। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों की ताजा और प्रामाणिक जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। कल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर विधानसभा चुनाव की मतगणना होगी। देश का सबसे बड़ा और व्यापक रेडियो नेटवर्क आकाशवाणी चुनाव परिणामों पर कल विशेष बुलेटिन और परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल और अन्य चैनलों से प्रसारित होंगे। ये हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेंगे। विधानसभा चुनाव वाले 5 राज्यों से आकाशवाणी संवाददाता मतगणना के नवीनतम रुझान उपलब्ध कराएंगे। स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ चुनाव परिणामों का गहन विश्लेषण करेंगे। विशेष चुनाव बुलेटिनों के अलावा शाम 7:20 से 8 बजे तक परिचर्चा प्रसारित होगी। रात 9:15 बजे से 10 बजे तक 5 राज्यों के विशेषज्ञों के साथ विशेष रेडियो ब्रिज कार्यक्रम प्रसारित होगा।
देश भर में आकाशवाणी के क्षेत्रीय समाचार एकांश भी अपने राज्यों की क्षेत्रीय भाषाओं में विशेष कार्यक्रम और समाचार बुलेटिनों का प्रसारण करेंगे। चुनाव परिणाम न्यूज ऑन AIR ऐप और ट्विटर हैंडल पर @AIR न्यूज अलर्ट्स पर भी उपलब्ध रहेंगे। ये जनादेश 2022 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजों की विशेष कवरेज आकाशवाणी के साथ 10 मार्च 2022 को विशेष कार्यक्रम। ताजा रुझान और परिणाम जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सुबह 8 बजे से। चुनाव नतीजों पर हिंदी और अंग्रेजी में विशेष चर्चा और विश्लेषण शाम 7:20 से रात 8 बजे तक। चुनावी राज्यों पर विशेष रेडियो ब्रिज कार्यक्रम रात 9:15 बजे से रात 10 बजे तक। आकाशवाणी के FM गोल्ड, राजधानी चैनल और राष्ट्रीय नेटवर्क पर भी विशेष कार्यक्रम। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब गांव-गांव और खेत-खेत की बात है कुछ निराली। फसल बीमा पॉलिसी से छाई है खुशहाली। द्वार-द्वार और हाथ-हाथ में सुरक्षा की सौगात। गर्व से बोल रहे हैं सभी किसान, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। आजादी के अमृत महोत्सव पर हम देश के किसानों को दे रहे हैं सुरक्षा की सौगात। प्रधानमंत्री फसल बीमा पॉलिसी अब आपके हाथ। और पॉलिसी को बीमित किसानों के द्वार तक पहुंचाने के लिए हमने फसल बीमा पॉलिसी वितरण कार्यक्रम का किया है शुभारंभ। देश भर के किसानों ने करीब 21,000 करोड़ रुपए ही प्रीमियम के तौर पर दिए, लेकिन उन्हें मुआवजे के तौर पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मिले। जब खराब मौसम की हो मार, PMFBY दे आर्थिक सुरक्षा बार बार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। मामा। हाँ गुड्डी। आप नाना जी से इतना डरते क्यों? मैं सवाल ही नहीं। पापा जी, पापा 10,000 रुपए अभी? हाँ, अभी बैंक जाकर भेजता हूँ। डर गए ना? इस डर को और बढ़ाते हैं। मतलब? आज तो संडे है। बाप रे, अब क्या होगा? रिलैक्स, बैंक बंद है, बैंकिंग सर्विसेज नहीं। ये मिलेंगी डेली 24 घंटे। कैसे? अब बैंकिंग है आसान, डिजिटल बैंकिंग। सिर्फ एक उंगली का है काम। बताओ कैसे भेजे? NEFT, IMPS, UPI कोई भी? लो मामा, हो गया। भाई बात, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कहीं भी कभी भी। अब मैं भी बनूंगा डिजिटल, फिर नो डैड। अरे नाना जी, आप यहाँ? पापा गुड्डी, तुम भी ना। RBI कहता है डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ। खुजली झटपट दूर करे, जालिम लोशन। वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। यूक्रेन के सुमे में फंसे सभी भारतीय विद्यार्थियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट संदेश में बताया कि भारत ने अपने सभी विद्यार्थियों को सुमे से हटा लिया है। फिलहाल वो पोल्तोवा के रास्ते में हैं, जहां से वे पश्चिमी यूक्रेन जाएंगे। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों को स्वदेश लाने के लिए ऑपरेशन गंगा के तहत उड़ानों की व्यवस्था की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री मार्क रुtte के साथ कल यूक्रेन की मौजूदा स्थिति के बारे में टेलीफोन पर बातचीत की। श्री मोदी ने वार्ता और कूटनीति के रास्ते पर लौटने की भारत की लगातार अपील को दोहराया। प्रधानमंत्री ने रूस और यूक्रेन के बीच चल रही वार्ता का स्वागत किया और जल्द समाधान की उम्मीद की। प्रधानमंत्री मोदी ने श्री रुtte को संघर्ष क्षेत्रों से भारतीय नागरिकों को निकालने में प्रगति और प्रभावित आबादी के लिए दवाओं सहित तत्काल राहत आपूर्ति के रूप में भारत की सहायता की जानकारी दी। रूसी सेना ने युद्धग्रस्त यूक्रेन के 5 शहरों से नागरिकों के निकलने के लिए मानवीय आधार पर सुरक्षित रास्ता उपलब्ध कराने का फिर प्रस्ताव किया है। रूस के एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने कहा कि रूसी सेना ने आज सुबह
संघर्ष विराम की घोषणा की है ताकि लोग सुरक्षित निकल सकें। अमेरिका, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन ने यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई के विरोध में रूस के तेल और गैस क्षेत्र पर नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में ये घोषणा की। श्री बाइडेन ने कहा कि इस कदम से रूसी अर्थव्यवस्था को भारी क्षति पहुंचेगी। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया, रूस से तेल आयात बंद किए जाने से अमेरिका में तेल की कीमतें बढ़ेंगी। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि यूक्रेन में मौजूदा स्थिति को देखते हुए सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि देश में कच्चे तेल की कमी न होने पाए। श्री पुरी ने स्पष्ट किया कि तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय हालात से प्रभावित होती हैं और तेल विपणन कंपनियां पेट्रोलियम उत्पादन के दाम उसी के अनुरूप तय करेंगी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर विधानसभा चुनावों की मतगणना कल। यूक्रेन के सुमय में फंसे सभी भारतीय विद्यार्थियों को सुरक्षित निकाला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन की मौजूदा स्थिति पर नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री से टेलीफोन पर बातचीत की। देश से नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 27 मार्च से फिर शुरू होंगी। भारत, बांग्लादेश और नेपाल ने मोटर वाहन संधि लागू करने के समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दिया। लद्दाख विद्यालय शिक्षा विभाग सीबीएसई से संबद्ध। देश में कोविड टीकाकरण अभियान में अब तक 179 करोड़ 31 लाख टीके लगाए गए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपना रुख बदलते हुए कोविड बूस्टर डोज की सिफारिश की और पीवी सिंधु, किदाम्बी श्रीकांत, साइना नेहवाल और लक्ष्य सेन बर्लिन में जर्मन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंचे। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। So girls, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अधिक जानकारी के लिए 14440 पर मिस्ड कॉल दें। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जनहित में जारी। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। देश से नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 27 मार्च से फिर शुरू हो जाएंगे। नागर विमानन मंत्रालय ने कोविड महामारी के कारण मार्च 2020 में इन पर रोक लगा दी थी। मंत्रालय ने कहा है कि विश्व भर में व्यापक टीकाकरण और संबद्ध पक्षों से विचार विमर्श के बाद सरकार ने नियमित अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं फिर शुरू करने का निर्णय किया है। यात्रा के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना आवश्यक होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपना रुख बदलते हुए कोविड बूस्टर डोज की सिफारिश की है। संगठन ने कहा है कि उसके विशेषज्ञ इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अधिकृत कोविड वैक्सीन से रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ेगी। शीर्ष स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कोविड वैक्सीन से अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये आवश्यक है कि नए वेरिएंट के उभरने के साथ साथ वैक्सीन को भी अद्यतन किया जाए। देश में कोविड रोधी टीकाकरण 179 करोड़ 31 लाख का आंकड़ा पार कर चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 16,59,000 टीके लगाए गए। मंत्रालय ने कहा कि अब तक 2 करोड़ 8 लाख से अधिक एहतियाती डोज भी लगाए गए। इन लाभार्थियों में स्वास्थ्य सेवा कर्मी, पहली पंक्ति के कार्यकर्ता और 60 वर्ष से अधिक आयु के लोग शामिल हैं। भारत, बांग्लादेश और नेपाल के बीच 2 दिन की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हो गई।
भूटान ने इस बैठक में प्रेक्षक के रूप में भाग लिया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बैठक में तीनों देशों के बीच मोटर वाहन संधि लागू किए जाने के लिए यात्री और कार्गो नियमों पर विचार विमर्श हुआ। इसका उद्देश्य साझेदार देशों के बीच यात्री और कार्गो वाहन यातायात का नियमन करना है। विदेश मंत्रालय के अनुसार इस संधि के कार्यान्वयन और भूटान के सुझाए संशोधनों को लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दिया गया। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का विद्यालय शिक्षा विभाग केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई से संबद्ध हो गया है। पहले ये जम्मू कश्मीर विद्यालय शिक्षा बोर्ड से संबद्ध था। लद्दाख के आयुक्त सचिव एके साहू ने कहा कि सीबीएसई से संबद्धता छात्रों के लिए उपयोगी साबित होगी और राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में उनकी भागीदारी बढ़ेगी। पीवी सिंधु, किदाम्बी श्रीकांत, साइना नेहवाल और लक्ष्य सेन बर्लिन में जर्मन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु ने थाईलैंड की बुसानन ओंगबांग रुंगफान को और साइना नेहवाल ने स्पेन की क्लारा एजुरमेंडी को पराजित किया। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की झलक। चलो कटोरो झेरनो आपी जजो बापू। आज की कड़ी में हम स्वाधीनता सेनानी और समाज सुधारक झवेर चंद कालीदास मेघाणी का स्मरण कर रहे हैं। उनका निधन 9 मार्च 1947 को हुआ था। महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्रीय शायर कहा था। सागर पिनारा अंजलि नव ढोल जो बापू। मेघाणी स्वयं को पहाड़नु बालक कहते थे। उनका जन्म 29 अगस्त 1896 को सौराष्ट्र के चोटीला कस्बे में हुआ था। प्रसिद्ध लोक कवि झवेरचंद ब्रिटिश राज के दमन के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए गुजराती लोकगीत गाते थे। अणखोट विश्वासे वह्यु जीवन तमारू धुर तो दगल बाजो थकी पड़ियो पनारो शत्रु तणे खोले ढली सुख थी सुनारो। इसके साथ ही वे देश की लोकगीत परंपराओं को जीवित रखने का कार्य भी कर रहे थे। मेघाणी ने 1930 में देशभक्ति के 15 गीतों का संग्रह निकाला, जिसमें नमक और धोलेरा सत्याग्रह की सराहना की गई। ब्रिटिश सरकार ने उस पुस्तक पर प्रतिबंध लगा दिया और उसकी सभी प्रतियां जब्त कर लीं, लेकिन लोगों की क्रांतिकारी भावना के कारण उनकी आवाज दबाई नहीं जा सकी और पुस्तक की प्रतियां गुपचुप वितरित की जाती रहीं। अंग्रेजों ने उन पर झूठे आरोप लगाकर 28 अप्रैल 1930 को विशेष अदालत में उपस्थित होने का समन भेजा। उन्हें 2 वर्ष की सजा देकर साबरमती जेल भेजा गया, लेकिन गांधी इरविन समझौते के बाद 1 वर्ष में ही रिहा कर दिया गया। दूसरे गोल में सम्मेलन के लिए इंग्लैंड रवाना होने की पूर्व संध्या पर गांधी जी को लगा कि अंग्रेज उनकी पूर्ण स्वतंत्रता की मांग स्वीकार करने के इच्छुक नहीं है। मेघाणी ने तुरंत चिल्लो कटोरो नामक कविता लिखी, जिसका मतलब था विष का आखिरी प्याला। चिल्लो कटोरो झेरनो आपी जजो बापू। उसे पढ़कर गांधी जी ने तुरंत कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि मेघाणी मेरी आत्मा में प्रवेश कर गए हैं और इस कविता के माध्यम से मेरे मस्तिष्क को पूरी तरह अपने वश में कर लिया है। तभी उन्होंने मेघाणी को राष्ट्रीय शायर का खिताब दिया था। क्रांतिकारी कवि
झवेरचंद निरंतर स्वाधीनता संघर्ष में संलग्न रहे, लेकिन वे देश में बढ़ते सांप्रदायिक वैमनस्य से भी व्यथित थे। संभवतः इसी दुख के कारण उन्हें हृदयाघात हुआ और 9 मार्च 1947 को वे इस दुनिया से विदा हो गए। महान राष्ट्रवादी को आकाशवाणी की ओर से श्रद्धांजलि। वंदे मातरम। हम राष्ट्रवादी बेजवाड़ा गोपाल रेड्डी को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका निधन 9 मार्च 1997 को हुआ था। रेड्डी का जन्म 1907 में नेल्लौर जिले में हुआ था। रेड्डी स्कूली शिक्षा छोड़कर स्वाधीनता संघर्ष में शामिल हो गए। बाद में उन्होंने गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा स्थापित शांति निकेतन में पढ़ाई पूरी की। इसी समय उन्हें गुरुदेव ठाकुर के कार्य में रुचि हुई और उनकी कई पुस्तकों का तेलुगु में अनुवाद किया। इस प्रकार वे आंध्र के ठाकुर के नाम से लोकप्रिय हो गए। रेड्डी ने असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। वे 1930 के आरंभिक दौर में वेल्लोर और तंजावुर जेल में रहे। रेड्डी फरवरी 1937 में संयुक्त मद्रास विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए। उन्होंने स्थानीय प्रशासन और वित्त विभाग में महत्वपूर्ण पद संभाले। स्वतंत्रता के उपरांत रेड्डी 1955 में आंध्र के मुख्यमंत्री बने और नवंबर 1956 में आंध्र प्रदेश के गठन तक ये पद संभाला। वे 1958 से 1963 तक केंद्रीय मंत्रिमंडल में सूचना और प्रसारण मंत्री रहे। बेजवाड़ा गोपाल रेड्डी 2 बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। महान राष्ट्रवादी को नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। उत्तर में श्रीनगर, लेह, गिलगित और मुजफ्फराबाद में बादल छाए रहेंगे। पूर्वोत्तर में गुवाहाटी, शिलांग, आइजोल, कोहिमा, ईटानगर, इम्फाल और गंगटोक में आसमान साफ रहेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। मनोज, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी, युद्धग्रस्त यूक्रेन के सुमय से भारतीय विद्यार्थियों की निकासी अखबारों की बड़ी खबर है। जनसत्ता की सुर्खी है, सुमय से भारतीय विद्यार्थियों का आखिरी जत्था निकला, देश ने ली राहत की सांस, यूक्रेन से 20 लाख लोगों का पलायन। अमर उजाला लिखता है, भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को बताया, सुरक्षित निकासी में हमने दूसरे देशों की भी मदद की, 20,000 नागरिकों को सुरक्षित निकाला। कोरोना काल में करीब 2 वर्ष बाद देश से अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ानें 27 मार्च से शुरू होने की सरकार की घोषणा अखबारों की दूसरी बड़ी खबर है। पंजाब केसरी ने एक वेबिनार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुर्खी दी है, महामारी के बाद फिर गति पकड़ रही है अर्थव्यवस्था। आम बजट में तेज गति से विकास के लिए अनेक कदम उठाए गए। इंटरनेट के बिना डिजिटल भुगतान शुरू होने पर राजस्थान पत्रिका की बड़ी सुर्खी है, स्मार्टफोन की जरूरत न नेट की, फीचर फोन से डिजिटल भुगतान, कॉल करो, चूज करो और पे करो के तर्ज पर कर सकेंगे इस्तेमाल। 24 घंटे यूपीआई 123 सेवा आम लोगों के लिए शुरू। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव परिणाम की आहट पर दैनिक भास्कर की टिप्पणी है, बाड़े बंदी के दिन लौटे, गोवा में कांग्रेस, प्रत्याशी रिसोर्ट में भेजे गए, उत्तराखंड में बड़े नेता तैनात, गोवा के नेताओं की दिल्ली और मुंबई दौरा, छोटे दलों और निर्दलीय से बात का दौर। हिंदुस्तान का विश्लेषण है, इस वर्ष के विधानसभा के चुनाव में सत्ता की चाबी गांव की महिलाओं के हाथ, यूपी में ग्रामीण महिलाएं आगे, अपनी मर्जी से वोट डालने की में भी प्रतिशत बढ़ा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर विधानसभा चुनाव की मतगणना कल। यूक्रेन के सुमे में फंसे सभी भारतीय विद्यार्थियों को सुरक्षित निकाला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन की मौजूदा स्थिति पर नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री से टेलीफोन पर बातचीत की। देश से नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 27 मार्च से फिर शुरू होंगी। भारत, बांग्लादेश और नेपाल ने मोटर वाहन संधि लागू करने के समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दिया। लद्दाख विद्यालय शिक्षा विभाग सीबीएसई से संबद्ध हुआ।
देश में कोविड टीकाकरण अभियान में अब तक 179 करोड़ 31 लाख टीके लगाए गए और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपना रुख बदलते हुए कोविड बूस्टर डोज की सिफारिश की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।